पुरानी कहावत है कि ठहरा हुआ पानी बीमारियां फैलाने लगता है। कुछ ऐसा ही हाल फेडरेशन के उन लोगों के साथ भी होने लगा जो अपने आप को न सिर्फ फेडरेशन के अपितु हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के ही सरमाएदार समझ बैठे थे। नए लोगों के आने से पुरानों की चूलें हिलने लगी थी। खिलाड़ियों और विभिन्न राज्य संघों द्वारा लगातार वित्तीय अनियमितताओं की कंप्लेंट अध्यक्ष महोदय से की जाने लगी थी। बावजूद इसके फेडरेशन में जमा पूंजी नए के बराबर ही थी। यही वह दौर था जब हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आर्थिक प्रबंधन के लिए भागना नहीं पड़ता था। लगभग सभी खर्चा फेडरेशन ही उठाया करती थी। इसी दौर में 80 के दशक से ताइक्वांडो में अपना सफर शुरू करने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मास्टर ललित तिर्की, देवेंद्र कुमार, हर्ष प्रिय, अतुल पंगोत्रा, अजय कुमार सिंह, प्रभात शर्मा जैसे अन्य युवा भी सक्रिय रूप से फेडरेशन के कामकाज पर नजर रखने लगे थे। दिल्ली के मास्टर ललित तिर्की ने अपने बैंकिंग क्षेत्र के एक्सपीरियंस और एक खिलाड़ी के रूप में बिताए अपने समय के आधार पर धीरे धीरे ही सही फेडरेशन में चल रही वित्तीय अनियमितताओं के साथ साथ तकनीकी खामियों को भी सुधारने की अनेकों योजनाएं फेडरेशन के अध्यक्ष हरीश कुमार जी के सामने रखनी शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ 2010 आते आते जिला स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक वित्तीय अनियमितताओं की लपेटें उठने लगी थी। बार बार खिलाड़ियों और राज्य संघों द्वारा एसोसिएशन एवं फेडरेशन के पदाधिकारियों पर पैसे के लेन देन में बढ़ती जा रही अनियमितताओं की शिकायत हरीश कुमार जी से की जा रही थी। आरोप वही पुराने थे। पैसे लेकर भी खिलाड़ियों को आईडी कार्ड और ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेट ना दिया जाना, फेडरेशन द्वारा निर्धारित फीस से ज्यादा पैसा लिया जाना, बार बार पैसों के लेन देन में बढ़ती जा रही अनियमितताओं को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग बैंक खातों का प्रावधान पैसों के लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। इसी के चलते एचडीएफसी बैंक में फेडरेशन के खातों को सार्वजनिक कर दिया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से खिलाड़ियों को सूचित किया जाने लगा कि किसी भी प्रकार का लेन देन सीधे फेडरेशन के अकाउंट में ही करें। किसी भी प्रकार का नगद भुगतान किसी भी कोच, किसी भी जनरल सेक्रेटरी को ना किया जाए। परंतु जमीनी स्तर पर इस पहल का कितना फायदा हुआ, शायद इस बात का आकलन भी कभी नहीं किया गया, क्योंकि अभी तक भी आकलन करने वाले लोग वही थे जिनके ऊपर या तो आरोप थे या फिर वो आरोपियों के मददगार थे। ऐसा ही वित्तीय अनियमितताओं का एक हादसा जब हुआ जब हरीश कुमार जी के करीबी राज्य के कुछ खिलाड़ियों और पेरेंट्स ने कोच की पहल पर फेडरेशन के अध्यक्ष को लिखित रूप में एफिडेविट देकर शिकायत की कि राज्य ताइक्वांडो के महासचिव द्वारा खिलाड़ियों से लगभग 2 लाख रुपए लेकर भी ना तो फेडरेशन के आईडी कार्ड और ना ही ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेट दिए गए हैं। परंतु अपने विशेष कृपा प्राप्त राज्य के महासचिव के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय खिलाड़ियों का शोषण करने वाले आरोपी को ही सारे एफिडेविट देकर मामले की जांच सौंप दी गई, या फिर कहें कि मामले को निपटाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। कानूनविद पुलिस अधिकारी का यह कदम निश्चित रूप से आप सभी की भी समझ से बाहर होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जबकि दूसरी ओर मास्टर जित्यानी के खिलाफ भी मुंबई और बेंगलुरु में कार्रवाई चलती रही। वित्तीय अनियमितताओं की ये तो वो 1-2 घटनाएं हैं जो हमारे संज्ञान में तब आई जब हम हिंदुस्तान की ताइक्वांडो में आए बदलावों की विवेचना के लिए विभिन्न राज्यों
और लोगों से संपर्क कर 2014 की बगावत के कारणों को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पूर्व के कड़वे तजुर्बों की कड़वाहट के चलते कुछ भी बोलने से बचना ही उचित समझते हैं। 1998 की आम सभा में शामिल होकर हिंदुस्तान की ताइक्वांडो में बदलाव के साक्षी बने अधिकांश सदस्य 2010 आते आते ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से गायब हो चुके थे। राज्य संघों में मन मुताबिक फेरबदल होने लगे थे। इस बदलाव के साथ साथ ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया में भी नए लोगों का जमावड़ा होता जा रहा था और अपने आप को अध्यक्ष महोदय का वफादार और सबसे अजीज साबित करने वालों में एक होड़ सी मचने लगी थी। मीलों का सफर तय कर हाजियां मार कभी फेडरेशन के अध्यक्ष महोदय को अपना पिता तो कभी अपना बॉस कहने वाले अपनी मनमानी करने लगे थे। अब इसको कुछ अच्छे तो इसके कुछ दुष्परिणाम भी आने लगे थे। ऐसे में नए नए मामले भी सामने आने लगे थे। एक टीम के रूप में फेडरेशन काम करती भी दिखाई दे रही थी, परंतु लगातार दक्षिण के बढ़ते प्रभाव से नए लोगों में अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी होने लगी थी। चाहे 2009 में बेंगलोर में आयोजित इंटरनेशनल क्योरगी सेमिनार हो या फिर 2011 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पुमसे रेफरी सेमिनार, अपनी सफलता से फेडरेशन की संगठनात्मक संरचना की मजबूती बयान कर रही थी। बेंगलुरु में 3 से 6 सितंबर 3 to 6 सितंबर 2009 में संपन्न हुए क्योरगी रेफरी सेमिनार में 90% से ज्यादा रेफरियों ने सफलता प्राप्त की थी, जो कि इंटरनेशनल स्तर पर मजबूत होती हिंदुस्तान की ताइक्वांडो की एक झलक थी। फेडरेशन के प्रयासों से अप्रैल 2010 में हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के इतिहास में वो क्षण भी आया जब हिंदुस्तान के ताइक्वांडो खिलाड़ियों को उनकी वास्तविक बेल्ट ग्रेडिंग करने का मौका स्पेशल जंप डैन के तहत दिया गया। या हम अपने सभी ताइक्वांडो खिलाड़ियों को एक बात अवश्य बताना चाहेंगे कि वर्ल्ड ताइक्वांडो हेडक्वार्टर द्वारा सभी ताइक्वांडो खिलाड़ियों को जीवन में एक बार स्पेशल जंप डैन के द्वारा वो मौका दिया जाता है जब आप किन्हीं भी परिस्थितियों वश अपनी बेल्ट ग्रेडिंग ना करा पाए हों, तो जीवन में एक बार जंप डैन के द्वारा आप अपने उस स्तर को पा सकते हैं जहां आपको अभी होना चाहिए था। इसको एक उदाहरण के तौर पर हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे आपने 2001 में यदि ब्लैक बेल्ट हासिल की थी तो आप 2010 में आयोजित इस स्पेशल जंप डैन ग्रेडिंग जो टेस्ट था उसमें आप 4th रैंक की ग्रेडिंग का टेस्ट दे सकते थे, जो कि उन सभी वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए एक सम्मान की बात होती जो किसी भी परिस्थिति वश अपने समय में अपनी बेल्ट ग्रेडिंग अपडेट नहीं करा पाए थे। इसे हम हिंदुस्तान की ताइक्वांडो में एक अभूतपूर्व मौका कह सकते हैं। और एक बार फिर कुछ चापलूस किस्म के लोगों ने इस जंप डैन का फायदा कुछ इस तरीके से उठाया कि ताइक्वांडो का गढ़ माने जाने वाले हरियाणा प्रदेश जैसे राज्यों से मात्र एक व्यक्ति ही इस स्पेशल जंप डैन में शामिल हुआ। और आप समझ सकते हैं कि वो भी कौन होगा? प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी। जबकि हरियाणा में ही उस समय कई वरिष्ठ खिलाड़ी इस मौके का फायदा उठा सकते थे और अपनी बेल्ट ग्रेडिंग को बढ़ा सकते थे।
इसका फायदा सिर्फ उन वरिष्ठ खिलाड़ियों को ही नहीं होने वाला था। ऐसा भी नहीं है कि इससे किसी को नुकसान होता, बल्कि फेडरेशन के साथ साथ राज्य की एसोसिएशन को भी इसका आर्थिक फायदा मिलता। परंतु जब वरिष्ठ खिलाड़ियों के नाम से ही डर लगता हो, तब उनको अपने से आगे निकलने कैसे दिया जाता? इस प्रकार के मक्कार और बद दिमागों का कोई कर क्या सकता है? आखिर इन चौधरियों का कहना भी सही था कि अगर अपनी चलती में भी अपनी ना चलाई तो ताकत में होने का फायदा क्या है। 2010 में आयोजित फर्स्ट इंटरनेशनल इंडिया ओपन के यदि हम हिंदुस्तान की ताइक्वांडो को शर्मसार करने वाले संस्करण को छोड़ दें, तो अभी तक तो यह ओपन प्रतियोगिता भी एक सफल आयोजन ही दिखाई दे रहा था। कुछ नए और कुछ पुराने चेहरों वाली फेडरेशन की इस टीम ने 2011 में 5th कॉमनवेल्थ ताइक्वांडो प्रतियोगिता का सफल आयोजन कर न सिर्फ एशियन ताइक्वांडो अपितु वर्ल्ड ताइक्वांडो को भी एक संदेश देने का काम किया कि हिंदुस्तान न सिर्फ एशियन लेवल अपितु विश्व लेवल की ताइक्वांडो प्रतियोगिता का सफल आयोजन कराने की काबिलियत रखता है। जहां एक तरफ ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया अध्यक्ष हरीश कुमार जी के नेतृत्व में एक के बाद एक आयोजन करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ मास्टर जिक्तियानी भी ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के झंडे को उठाए चले जा रहे थे। ना तो उनके राज्य संघों ने और ना ही खुद मास्टर जिक्तियानी ने अभी हार मानी थी। जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के सेमिनार और प्रतियोगिताओं का आयोजन मास्टर जिम्मी द्वारा बदस्तूर ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम पर ही जारी था। आखिरकार फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो मास्टर जिक्तियानी के ही हाथ में था। सब कुछ व्यवस्थित सा दिखाई दे रहा था, परंतु पहले इंडिया ओपन और फिर कॉमनवेल्थ ताइक्वांडो प्रतियोगिता की समाप्ति के बाद समीक्षा बैठक में नए लोगों की मौजूदगी से वरिष्ठ पदाधिकारियों में बेचैनी बढ़ने लगी थी। नए लोगों का जुनून पुरानों पर भारी पड़ने लगा था। हालांकि इस बदलाव की झलक तो इंडिया ओपन के बाद से ही दिखाई देने लगी थी, परंतु कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता के पहले बनी कमेटियों में अपने विशेष कृपा पात्रों को जगह देकर अध्यक्ष महोदय ने साफ संकेत दे दिया था कि मेरी नजरें चारों ओर है। कहा जाता है कि इस नई टीम की मेहनत और लगन ने इंडिया ओपन से कहीं ज्यादा कम खर्च में कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता का आयोजन कराकर अपनी उपयोगिता साबित कर दी थी। और इसी के साथ फेडरेशन में नॉर्थ और साउथ की दीवार खींचने लगी थी। समय तेजी के साथ दौड़ रहा था। हर पदाधिकारी अपने अपने हिसाब से ताइक्वांडो के विकास की कहानी कह रहा था, बेशक कागजों में ही सही। 2009 से 2011 के बीच हुए कई बड़े आयोजनों के सफल आयोजन से जहां ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ पहचान मिलती दिखाई देने लगी थी, वहीं दिल्ली से 2163 किलोमीटर यानी 2163 किलोमीटर दूर स्थित फेडरेशन के दफ्तर में क्या कुछ चल रहा था, शायद अध्यक्ष महोदय इससे पूरी तरह अनजान थे। अगस्त 2012 जब कर्नाटका के पटेल गौड़ा के एक लिखित शिकायत में आरोप लगाया कि पंजाब ताइक्वांडो के खिलाड़ी और गोवा ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष आरडी मंगेशकर के दामाद सिंगारा मट्टू को पंजाब पुलिस में भर्ती करवाने के लिए कॉमनवेल्थ ताइक्वांडो प्रतियोगिता का सर्टिफिकेट गलत तरीके से दिया गया, जो कि आपराधिक मामला है।
के पटेल गौड़ा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए तिल्ला कुमार प्रवीण कुमार के खिलाफ पीसीआर नंबर 10108/2012 यानी 10,108/2012 के अंतर्गत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। दर्ज मामला वाकई में बहुत ही गंभीर था, परंतु गौड़ा द्वारा मट्टू पर लगाया गया आरोप गलत साबित होता हुआ दिखाई पड़ता है। पंजाब पुलिस और हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के एक वरिष्ठ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंगारा मट्टू द्वारा स्पोर्ट्स कोटे में 2006 में ही पंजाब पुलिस को ज्वाइन कर लिया गया था। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि कैसे फेडरेशन द्वारा कॉमनवेल्थ जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता का सर्टिफिकेट किसी ऐसे खिलाड़ी के नाम पर बना दिया गया जिसने कॉमनवेल्थ खेलों में भाग ही नहीं लिया था। कॉमनवेल्थ खेलों की तो बात छोड़ दीजिए, कॉमनवेल्थ ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए आवश्यक क्वालिफाइंग नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2010 में भी कोई पदक सिंगारा मट्टू के नाम नहीं था। तो आखिर ये सर्टिफिकेट आया कहां से? आखिरकार सिंगारा मट्टू के नाम पर इस सर्टिफिकेट को जारी करने के पीछे उद्देश्य क्या था? क्या यह सर्टिफिकेट गोवा वाले पिताजी और फेडरेशन के महासचिव की नजदीकियों का परिणाम था, या फिर फेडरेशन में इस प्रकार की बैकडोर एंट्री के लिए कोई जगह रखी गई थी? क्या इस प्रकार से अन्य सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए थे? क्या सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के नाम के साथ उनके सर्टिफिकेट का कोई सीरियल नंबर फेडरेशन के पास मौजूद नहीं था? मोटे तौर पर कहें तो हर सर्टिफिकेट के ऊपर एक सीरियल नंबर का होना आवश्यक है। तो क्या इन सर्टिफिकेट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई सीरियल नंबर मौजूद नहीं था? उस समय समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को यदि सही मान लिया जाए तो इस मामले की छानबीन करने गई बेंगलुरु पुलिस को बेंगलुरु में स्थित ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में 2009, 2010 और 2011 में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के साथ साथ कॉमनवेल्थ ताइक्वांडो प्रतियोगिता तक के हस्ताक्षर किए हुए लगभग 200 ब्लैंक खाली सर्टिफिकेट मिले, या कहें कि बेंगलुरु पुलिस ने वो ब्लैंक साइन किए हुए सर्टिफिकेट बरामद कर लिए। परिणाम स्वरूप फेडरेशन के महासचिव प्रवीण कुमार तिल्लाकुला को गिरफ्तार भी कर लिया गया था और बाद में तिल्लाकुला प्रवीण कुमार को जमानत भी मिल गई। कहते हैं कि प्रवीण कुमार जी को आराम से मिली इस जमानत में भी फेडरेशन के अध्यक्ष महोदय का ही आशीर्वाद था, परंतु यह मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। आश्चर्यजनक रूप से फेडरेशन के अध्यक्ष महोदय ने इस मामले में न सिर्फ टी प्रवीण कुमार का बचाव ही किया, अपितु अगले वर्ष संपन्न हुए फेडरेशन के चुनावों में गोवा ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं इस सर्टिफिकेट कांड में सह आरोपी बनाए गए सिंगारा मट्टू के फादर इन लॉ आरडी मंगेशकर को टी प्रवीण कुमार के साथ फेडरेशन का उपाध्यक्ष बना दिया गया और वहीं प्रवीण कुमार को सीईओ, फेडरेशन के सीईओ जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपकर सभी ताइक्वांडो खिलाड़ियों को, ताइक्वांडो प्रेमियों को एक बार फिर से चौंका दिया।